नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और अभी हमारा पॉलिटी का जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर का, वो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसलिए फिर से आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे स्टूडेंट इलीट नाम का हमारा ऑफिशियल ऐप है। आप उसको डाउनलोड कीजिए और अगर आप वहाँ पे जाके बहुत सारे बैच को परचेज कर सकते हैं, जैसे कि मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए, साइंस के लिए। और अभी अभी तो आपके लिए एक बायोलॉजी का बैच भी शुरू होने जा रहा है बहुत ही जल्द, तो आप उसको भी वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उससे से रिलेटेड जो भी प्रश्न पत्र आप में बनते हैं, आपके एग्जाम में बनते हैं, उसको हम लोग डील करेंगे और एक एक करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके डील करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ। ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो सबको पता है कि रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू हुआ। ठीक है, ये वो साल था जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट में क्या था दोस्तों, कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी हमारे यहाँ, वो लोग जो हमारे यहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे, ये यूँ कह लें कि नेशनलिस्टिक लोग थे, उनकी जो गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसमें ऐसा एक्ट था कि अगर किसी पे भी ब्रिटिश सरकार को अगर शक होता था, उसको वो लोग घर दबोचते थे, यानी उसको जेल में डाल देते थे बिना। और उसके पास उसको कोई भी वकील का राइट नहीं होता था, किसी भी चीज़ का जानने का राइट नहीं होता था। इसी वजह से इस कानून को बोला जाता था नो वकील, नो दलील, नो अपील। मतलब ना ही आप वकील को हायर कर सकते हैं, ना ही आप इसके लिए दलील कर सकते हैं, और ना ही इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो यही था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसी के खिलाफ बहुत सारी चीजें हुई थी जो कि आप कॉन्सिक्यूटिव क्वेश्चंस में देखेंगे। तो आइए इसी के साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1919। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। मतलब ऐसी क्या बात थी रॉलेट एक्ट में जिसके वजह से भारत में लोगों ने इसके खिलाफ क्या किया, रोष जाहिर किया। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन को स्कैन करिए और बताइए। ठीक है, क्या इसने धर्म के स्वतंत्रता को कम किया? क्या ऐसा मैंने बताया? नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं होगा। किसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया? किसने नहीं, ये इसने है। वैसे भी ये ऑप्शन भी तो गलत है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृत किया। तो ये, जी हाँ, ये मैंने आपको अभी बताया ना कि बिना मुकदमा किए रॉलेट एक्ट के तहत आपको जेल भेजा जा सकता था अगर ब्रिटिश अधिकारी को, यूं कह लें ब्रिटिश सरकार को आपके ऊपर शक है तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, यानी इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान। तीसरा है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, मतलब क्यों लाया गया, ये भी चीज मैंने डिस्कस किया आपके पहले क्वेश्चन में ही। तो क्या ये भूमि सुधार था? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था, कह सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स को ठीक करना था, बिल्कुल नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में बंदियों पर मुकदमा था, तो ये भी नहीं। तो यानी कि ये ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। मैंने आपको बताया कि क्यों ये लाया गया था शुरुआत में ही, तो इसका ऑप्शन है बी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध तो हमारा शुरू ही हो रहा है कब, तो 1939 में शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 1945 में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भूमि सुधार का तो मैंने जिक्र किया ही नहीं, और ये बैंक बैलेंस ऑफ क्रेडिट का तो बात ही नहीं आ रहा है अभी। चौथा प्रश्न है हमारे पास कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो कह रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो भारतीय राष्ट्रीय जो दल था, उसने ये रॉलेट एक्ट को विरोध क्यों किया? ऐसा क्या था इस कानून में, क्यों विरोध? तो क्या यह व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को सीमित करता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करता था? तो इसमें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करने वाले कोई प्रावधान थी नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ना ही मैंने आपको ये चीज बताई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना। तो क्या इस सांप्रदायिकता का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको विस्तृत करना था क्या? तो सांप्रदायिकता की बात भी मैंने आपको नहीं बताया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आखिरी कह रहा है कि देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना था। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये कह रहा है कि देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना था। तो क्या ऐसा था क्या? देशद्रोह की बात मैंने की क्या? नहीं की ना, बिल्कुल नहीं की। तो देशद्रोह का आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना ये दूसरी चीज है।
लेकिन इसका ये है व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है कि जो लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलते थे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थी, तो उसको रोकने के लिए लोगों पर जिस पर उनको शक होता था उनको धर दबोचते थे, जेल में डाल देते थे। तभी इसको बोला जाता था ब्लैक एक्ट, या दूसरा नाम यूं कह लो तो नो दलील नो अपील एंड नो वकील। ठीक है, तो जो देशद्रोह वाला आरोप अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऑप्शन है तो ध्यान दीजिएगा ये देशद्रोह के बारे में बोल रहा है। तो देशद्रोह के बारे में उसमें नहीं था, उसमें था कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको धर दबोचना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे? ये चेम्सफोर्ड थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है? 1919 में। ठीक है, कैनिंग तो 1858 में थे, सबको पता है। और 1858 में क्या हुआ है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो लॉर्ड रीडिंग है और लॉर्ड हार्डिंग है उनका कार्यकाल आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड हार्डिंग का। एक और चीज बताइए कि जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 1858 में जब विद्रोह हुआ तो उस समय ये वायसराय थे, और इसके साथ साथ ये क्या थे? ये थे लास्ट गवर्नर जनरल। लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन करने का सुझाव दिया? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कीवर्ड क्या है? लगान ना देने का आंदोलन। ठीक है, तो क्या अब्दुल कलाम थे, महात्मा गांधी थे, स्वामी सहजानंद थे, या फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर थे? रवीना नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, वैसे भी ये ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद यहाँ पे जो है, तो स्वामी श्रद्धानंद है, इन्होंने ये बात कही थी कि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में हम लोग को लगान नहीं देना चाहिए, इसका इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने तो इसको काला कानून कहा था और स्वामी श्रद्धानंद ने इसको बोला था कि लगान हमको नहीं देना चाहिए इसको विरोध में। सातवां है कि द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में कहा जाता था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो रॉलेट एक्ट आया था ना उसका पेपर पे नाम था, ऑन पेपर अगर देखें ऑफिशियली नाम क्या था, तो द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है ऑप्शन में। द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो इसको बोलचाल में क्या बोला जाता था? और रॉलेट एक्ट। और क्या बोला जाता था? काला ब्लैक एक्ट, इसको बोलते थे हम लोग काला कानून। काला कानून भी बोलते थे इसको। और इसको क्या बोलते थे? नो दलील नो अपील एंड नो वकील को बोला जाता था। ऑन पेपर नाम था द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, 1919 में आया था। ठीक है, इसका बोलचाल में इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा था यानी कि काला कानून, और इसका एक और नाम था नो दलील नो अपील एंड नो वकील। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी है? ध्यान दीजिएगा, तुरंत पूर्व। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है दोस्तों, ये कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो इसके होने से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो असहयोग आंदोलन सबको पता है 1920 में हुआ था, तो ये तो 19 की बात हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। साइमन कमीशन का आना 1928 हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। और रॉलेट एक्ट का गठन ये हुआ था 1919 में। ठीक है, मतलब ये इसकी सांप्रदायिक अवार्ड, ये 1900 सांप्रदायिक अवार्ड ये 1932 में दिया गया था। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी, यानी रॉलेट एक्ट का बनना ही हुआ था, तब उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट जब बना था तो इसने जो राष्ट्रवादी लोग थे उनकी गतिविधियों को रोक लगा दी थी। ठीक है, क्योंकि लोग इसे गिरफ्तार हो सकते थे। तो एक ऐसी मेला आयोजन हो रहा था पंजाब के अमृतसर में, तो वहाँ पे लोग, कुछ लोग मेला देखने आए थे और कुछ लोग वहाँ पे जो राष्ट्रवादी लोग थे वहाँ पे वो अपना क्या करने आए थे? मीटिंग करने आए थे कि कैसे आगे क्या कार्रवाई करें, कैसे हम गतिविधियाँ स्टार्ट करें, क्योंकि ये तो नया कानून आ गया है, इसकी वजह से हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वहाँ पे जनरल डायर फिर आए और उन्होंने क्या कराया? गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, बहुत सारे लोग मरे वहाँ पे। ठीक है,
तो वही बात कह रहा है कि उसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग घटना कहते थे, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये जब रॉलेट एक्ट बना था उसके बाद ये घटना हुई थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 9 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी मैंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ठीक है। 10 नंबर है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो सबको पता है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में ही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही हुआ था। उसके वजह से लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लोहड़ी, कुछ लोग लोहड़ी मनाने आए थे और कुछ लोग वहाँ पे अपनी गतिविधियां को डिस्कस करने आए थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे। ठीक है, और तो वहाँ पे जब भीड़ इकट्ठा हुआ तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि उस समय तो फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम ये सब होता नहीं था, यूँ कह लो प्रेस रिलीज होता नहीं था। तो सरकार जो भी एक्ट लगाती थी लोगों को बहुत देर से पता चलता। तो वहाँ पे लोग लोहड़ी मना रहे थे और साथ ही साथ मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ में क्या होता है कि आप वहाँ पे 2 लोग से ज़्यादा घूम नहीं सकते, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका नहीं बना सकते। ठीक है, तो वहाँ पे ये चल रहा था। तो जनरल डायल को पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आई हुई है, तो उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स को लेकर गए, वहाँ पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो वही जो इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसको रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, गांधीवादी सत्याग्रह ने इसको बोला था। ठीक है, स्वदेशी सत्याग्रह तो कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। कब? जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 बता ही दिया आपको। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। किसके? तो बारदोली सत्याग्रह में कौन गए थे आप बताइएगा? तो गांधी जी ने किसको भेजा था? अपने पटेल साहब को भेजा था। ठीक है, तो पटेल गए थे। ठीक है, पटेल जी यानी सरदार पटेल। ठीक है, और वहीं पे इनको जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने इनको पहली बार सरदार की उपाधि दी थी। कहाँ पे? बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो जब ब्रिटिश लोग टर्की को हरा दिए थे, जब टर्की हार गया था, तो वहाँ का जो कैलिपेट था उसको हटाना चाहते थे और वहाँ पे अपने तरीके की गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते। कहाँ पे? टर्की में। तो जब वहाँ के कैलिपेट को हटाना चाहते थे ब्रिटिश लोग, तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक पवित्र मुद्दा है और उसके कैलिपेट को हटाना दिस इज नॉट राइट। उसके खिलाफ तो उनका जो कॉज था उसको गांधी जी ने कहा कि ये एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत अच्छा उदाहरण है, यूं कह लो कि मौका है। तो दोनों को क्या करते हैं, खिलाफत के इशू को और जो नॉन कॉपरेशन था, असहयोग आंदोलन, उसके इशू को मर्ज कर दिया और बना दिया क्या? खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो वो 1920-21 में हुआ। 11 नंबर देखते हैं कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो कह रहा है कि जो 13 अप्रैल 1919 हुआ था, तो उससे पहले एक और घटना हुई थी जो रॉलेट एक्ट आया था। तो जब रॉलेट एक्ट आया था तो उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो राष्ट्रवादी लोग थे। ठीक है, तो उनमें से कौन से लोग थे जिसकी वजह से कुछ लोग गिरफ्तार हुए? तो जो जलियांवाला बाग, अमृतसर जो जगह है जलियांवाला बाग, तो वहाँ पे कुछ लोग, वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, तो उनका जो अरेस्ट है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे क्या? राम मनोहर लोहिया और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद, या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो ये जो ऑप्शन डी है हमारा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, तो ये यही दो लोग थे, इनको जो ब्रिटिश सरकार थी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी गिरफ्तारी को प्रोटेस्ट करने के लिए, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए थे अमृतसर वाल के जलियांवाला बाग। ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग, जैसे मैंने लोहड़ी मना रहे, कुछ लोग को पता ही नहीं था, और कुछ लोग वहां पे आए थे इनके गिरफ्तारी को प्रोटेस्ट करने के लिए कि मार्शल लॉ लगा हुआ, किसी को नहीं पता। उसी के बाद वहां पे फायरिंग हो गई। तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 नाम, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखना। 12 नंबर है, 30 मई 1919 को अपनी अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति था। तो इनका जो अलंकरण था, तो वो भारत सरकार, उस समय भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, तो उन्होंने कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसने अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था? गांधी जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तेज बहादुर सप्रू थे, या जमनालाल बजाज थे? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑब्वियसली सबको पता है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने अपनी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था।
सर की उपाधि लौटा दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वर्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी? तो अभी अभी बताया कि जो इनकी नाइटहुड उपाधि थी सर की, सॉरी ये नाइटहुड तो लिखा हुआ है, सर की जो उपाधि थी तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत सरकार को यानी उस समय ब्रिटिश की सरकार को लौटा दिया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो चौरी चौराहा कब हुआ है सबको पता है, 1922 में हुआ है। ठीक है, इसी के पास नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको गांधी जी ने रोक दिया। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। भगत सिंह के फांसी के विरोध में, तो भगत सिंह का फांसी कब हुआ था, 1931 में हुआ है। ठीक है, 14 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो ये शंकर नायर साहब थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी जो सभा थी उससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थी। 15 हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, तो हंटर आयोग की नियुक्ति ऑब्वियसली जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया। हंटर आयोग की नियुक्ति इसलिए किया गया क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसमें जो भी लोग यूं कहे कि दोषी हैं उनके ये दोष को देखने के लिए था। ठीक है, तो ये हंटर कमीशन तभी आया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल और डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये थे हमारे सरदार उधम सिंह, ये थे सरदार उधम सिंह। आपने एक मूवी पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, इसका नाम है सरदार उधम। ठीक है, सरदार उधम करके एक मूवी है, विकी कौशल उसके एक्टर हैं, बहुत ही जबरदस्त मूवी है और आप जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। तो उसमें ये साफ साफ दिखाया गया कि जो सरदार उधम सिंह थे वो कितना मेहनत करते हैं, कितना दिन तक इंतजार करते हैं कि एक ना एक दिन इस कारण का ये जलियांवाला बाग का उनसे बदला लेंगे। ठीक है, तो जो जनरल ओ डायर थे, इनका नाम भी आता है जनरल ओ डायर थे, इनको गोली मारा था किसने? इंग्लैंड में जाके गोली मारा था दोस्तों। ठीक है, उनके घर में घुस के मारा था सरदार उधम सिंह, यहाँ तक कि उनके घर में इन्होंने कितनी दफा काम भी किया था। ठीक है, और वहां पे जाके इनको मारा था। 17 नंबर है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। तो कह रहा है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपनी एक समिति बैठाई, एक बैठक ही बैठाई, उसमें बोला कि रिपोर्ट निकाले कि किसमें कितना खतरा हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हो रहे, इसका रिपोर्ट तैयार किया। तो उस रिपोर्ट को कौन लीड करने वाला था? कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, क्या ये नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, CR दास थे या फजहुल हक थे? ठीक है, बताइए कौन थे? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जी इस रिपोर्ट को लीड कर रहे हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति नियुक्ति की थी? तो निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस जलियांवाला बाग की नियुक्ति? अच्छा, ये देखिए, ये है मदन मोहन मालवीय जी। अभी देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको आंसर वो डिफरेंस बता रहा हूं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति नियुक्ति की थी? तो जो किसकी अध्यक्षता में, मतलब कौन अध्यक्ष था जब कांग्रेस की जांच समिति बिठाई गई थी, तो उसमें कौन से वो व्यक्ति थे जो उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय? और पिछला क्वेश्चन कर रहा था कि किसने वो रिपोर्ट को तैयार किया था? तैयार किया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप बी मान के चलिए, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप बी मान के चलिए। अगर आप दोनों में एक बार गूगल करिए आप, अगर आपको ऑप्शन सी मिलता है तो आप उसी को लगाइएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ऑप्शन बी मान के चलिए, मदन मोहन मालवीय। और अगर आपको सी मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इस बात। ठीक है, 19 नंबर है, 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो ये मैंने पहला ही क्वेश्चन था या फिर दूसरा तीसरा होगा। ठीक है, तो जो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही व्यक्ति थे जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 20 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट से पहले निम्न में से किसे कौन सा बिल पास कर दिया? तो क्या हुआ कि जो हंटर आयोग, जैसे मैंने बताया कि जो जलियांवाला बाग हुआ था, देखिए क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। सबसे पहले आया क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था आपको मैंने बता दिया। तो जब रॉलेट एक्ट आया तो दो लोग गिरफ्तार हुए, कौन कौन से?
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए। तो इनको गिरफ्तारी को प्रोटेस्ट करने के लिए लोग कहाँ पे जमे, वो इकट्ठे हुए, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए अमृतसर में, ठीक है। तो वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलवा दिया, बहुत सारे लोग मर गए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही थी ब्रिटिश सरकार, तो भारतीयों ने बहुत दबाव बनाया। उस दबाव बनाने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने हंटर कमीशन को भेजा। हंटर कमीशन क्या करेगी कि जो भी लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी उसने सुझाव नहीं दिया कि ये लोग दोषी है, इनको इनको ये सजा देना चाहिए, ठीक है। तो एक सॉफ्ट टाइप था। तो क्योंकि हंटर कमीशन ये सुझाव देने वाला था कि कौन कौन से लोग दोषी थे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उस दोष से बचने से पहले ही उसने क्या किया, एक ऐसा बिल पारित कर दिया जिसके वजह से जो भी लोग दोषी होंगे ब्रिटिश के, वो क्या हो जाएंगे, उससे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या सेल्फ डिफेंस बिल था, रॉलेट बिल था, सेंटिमेंटल बिल था। तो ये था इंडेमनिटी बिल जिसको बोलते हैं। सेल्फ डिफेंस बिल करके कुछ नहीं है, रॉलेट बिल तो इससे पहले ही आया, तो ये भी नहीं है, सेंटिमेंटल बिल भी नहीं है। तो इंडेमनिटी बिल में क्या था कि जो भी लोग अगर दोषी पाए जाएंगे, ये हंटर कमीशन के रिपोर्ट में, उनको बचाने के लिए पहले ही ब्रिटिश सरकार ने एक बिल ला दिया कि जो भी लोग उसमें दोषी होंगे उसको पहले ही बचा लिया जाए, ठीक है, इस इंडेमनिटी बिल के तहत। 21 नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया जिसमें 3 भारतीय शामिल थे। तो ये थे चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो जो हंटर कमीशन था उसमें 3 भारतीय लोग भी शामिल थे। जो हंटर कमीशन जो ये बताएगा कि कौन कौन से लोग दोषी थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हंटर कमीशन इसके लिए गठित किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 भारतीय थे जिनका नाम था, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये वीडियो भी अंत होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी और है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था कि आप उसको चेक करके बताइएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, ठीक है। साथ वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते आपको फिर एक छोटा सा रिमाइंडर, आप हमारे स्टूडेंट एलीट जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाकर वेरियस बैच को परचेज कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते खेलते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आगे। धन्यवाद।